मध्यकालीन भारत। 27वां भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य था। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी, और ये 932 ईस्वी में हुआ था। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी के परितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। परितिगीन के शासन के समय सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। आगे है महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। याद रखिएगा, महमूद गजनी का 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर सबसे चर्चित आक्रमण था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। कुछ संपत्ति लूट भी ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध उसके ठीक एक साल के बाद 1192 में हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज दोबारा लड़ रहे थे और इसमें गौरी की विजय होती है। चंदावर का युद्ध उसके 2 साल बाद 1194 ईस्वी में हुआ
और गौरी और जयचंद्र, चंदावर से जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें एक गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 5 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। सल्तनत काल। सल्तनत काल में पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। आइए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। नींव जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल कहा जाता था। एकता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली का हो गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जिसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये घोड़े पे हॉकी खेलने जैसा एक गेम है। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहलिए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। आइए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रज़िया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। उसकी शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह
करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। सिजदा और पैबोस की शुरुआत बलबन ने की थी और फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ बलबन ने कराया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट और था, इसको पढ़ लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों, वॉर और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द एक्यूज्ड दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। खिलजी वंश 1290 से 1230 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। और उसके बाद फिर 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन दिए सैनिकों को और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। इसमें खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य निर्धारण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। साहनाए मंडी यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो और रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस्सलातीन इसामी की कृति है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की, रिहला इब्न बतूता की, फुतूहस्सलातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाज़ीर नापतौल अधिकारी के महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क
इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। इन्हें तूती हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अगला है पॉइंट, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दीवाने रियासत। शाहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक जो होता था शाहनाए मंडी कहलाता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। आइए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था तथा गड़ी कर घरों व झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में और दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग तथा तरतार के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 to 1398 ईस्वी। 15 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये कौन बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक गाजी तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा था गद्दी पर। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1326-1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 से 30 ईस्वी में। खुरासन एवं कराचिल का अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। खुरासन और कराचिल का अभियान। कराचिल गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां ही जो था उसने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए।
जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। अगले पॉइंट्स हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रहला में मोहम्मद तुगलक की समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक एक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। जिन प्रभासुर नामक एक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी जिसे लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोज़ाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। दासों के लिए दीवाने बंदगान, और जहाँ पे महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता, वहाँ पे दीवाने खैरात की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहाते फिरोज शाही की रचना की। आत्मकथा थी फतूहाते फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। जियाउद्दीन बर्नी और शमशे सिराज। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा और विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। आगे पॉइंट्स हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया।
नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्षक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था ख्रिज खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। ख्रिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख्रिज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ख्रिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ख्रिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। ख्रिज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोठ के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता है। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा गया। मजलिसे खास में मजलिसे खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम, सुल्तान राज्य की कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मुशरीफ मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरीज़े मुमालिक, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र उस सुदुर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कज़ात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकीले दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगाह, दास विभाग। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग और बनाने वाले सुल्तान। दीवाने मुस्त खराज, वित्त विभाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने कोही, कृषि विभाग होता था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग होता था, इसे बलबन ने बनाया था। दीवाने बंदगान
फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था, जहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का मुख्य अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। यहाँ पे राजस्व कर व्यवस्था दिखाया गया है। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ये मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर के रूप में। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ये गैर मुस्लिम जितने भी लोग थे उनसे लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी उश्र और खराज दोनों भूमि कर के टाइप हैं। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। यह लूटे हुए धन खम्स जो होता था, खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नमक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। यहाँ पे देखते हैं 10 अश्वारोही, 1 सरेखेल, 10 सरेखेल, 1 सिपह सालार और 10 सिपह सालार यानी 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मलिक, 10 मलिक, 1 खान। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं स्थान और प्रसिद्धि के कारण। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादों के लिए, बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए। पूर्ण केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।